Assalamu alaikum anglers. Welcome to another episode of A Fish and Fun. Today I am going to interview the बिलाल कादरी. हर बंदे की कुछ ना कुछ एक खासियत होती है. हर बंदा जो है वो अल्लाह ताला ने उसको कुछ एक सलाहियत बख्शी होती है. लेकिन बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको मल्टीटास्किंग आती है. तो बिलाल भाई उनमें से एक हैं कि इनको हर फॉर्मेट की फ़िशिंग जो है वो अच्छी तरीके से आती है माशाल्लाह. फ्रेश वाटर फ़िशिंग भी और सॉल्ट वाटर फ़िशिंग भी. तो आए अब आपको जो है कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स देते हैं नए एंगलर्स को कि किस तरीके से जो है वो आपने फ़िशिंग स्टार्ट करनी है. आप लोगों ने बस ये करना है कि एंड तक इस इंटरव्यू को देखना है. बहुत यूज़फुल टिप्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई. वालेकुम अस्सलाम. बिलाल भाई जो है बहुत शुक्रिया जो है वो आपने आज हमें टाइम दिया. आपकी मोहब्बत है. बस जो है वो हम चाहते हैं कि जो है आपसे जो है मैं भी और फैज़ान भाई भी बहुत कुछ सीखें और जो आने वाले जो नए शिकारी हैं तो वो आपसे और जो है वो मज़ीद लर्न करके जो है वो इस फ़िशिंग लाइन में जो है पाकिस्तान का, कराची का नाम जो है वो रोशन करें. तो बिलाल भाई मैं सबसे पहला जो है वो आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा जो मैं हर एंगलर से पूछता हूँ कि आपने जो है ये फ़िशिंग लाइन आपने कैसे ज्वाइन करी और आपको इसका शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ आपके अंदर. पहली बात तो ये सब व्यूवर्स को और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे से कोई कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीख सकता है वो सीख ले. आपका जो सवाल है कि मैंने ये फ़िशिंग कहाँ से और कब से शुरू की, तो ये मैं बहुत पुरानी बात है. जब फादर के साथ फ्रेश वाटर पे जाया करते थे हम लोग, उनके कंधे पे बैठ के जाते थे. हकीकत बात तो ये है उस वक्त हम, मेरे ख़्याल से मैं होऊंगा बहुत ज़्यादा 5-6 साल का होऊंगा. और फिर जब हमने अपनी इंडिविजुअल जो है फ़िशिंग करना शुरू की है वो हम लोगों ने 16 साल की उम्र से मैं बिल्कुल अलग हो गया था. और उसके बाद से फिर मैं फ़्रेश वाटर से फिर उसमें भी आ गया था, क्या नाम है, सॉल्ट वाटर के अंदर. उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिनके साथ मैंने खेला हुआ है, वो वज़ीर उस्ताद, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करें. तो उनके साथ मैंने ये ओपन सी स्टार्ट लिया और बस आज आपके सामने ही है. अब चलते गाते गाते गवैया ही बनता है बंदा. गा रहे हैं, देखें कब गवैया बनते हैं. अच्छा बिलाल भाई, हमारा जो है वो सेकंड सवाल व्यूअर्स को ये है कि कोई अगर बिगनर है और वो इस वक्त फ्रेश वाटर से स्टार्ट लेना चाहता है तो उसमें थोड़ा सा गाइड करें कि कराची या कराची के सराउंडिंग एरियाज़ में, आउटस्कर्ट्स में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाके वो बिगनर फ़िशिंग स्टार्ट करे. तो थोड़ा सा उन जगहों के बारे में जो है हमारे व्यूअर्स को गाइड करें. देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ़्रेश वाटर की फ़िशिंग ऑलमोस्ट कराची में ख़त्म हो गई है. और कराची के सराउंडिंग में अगर आप जाते हैं तो हैदराबाद से आपको आगे जाना पड़ेगा. और जो फ़िलवक्त जो आप लोगों के सराउंडिंग में एरिया है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हब डैम है. हब डैम के अंदर आप लोग फ़्रेश वाटर के अंदर रहू, तिलपिया, क्या नाम है, कलौंच, थैला, ये मछलियों को टारगेट कर सकते हैं. स्नैक हेड यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत कम है जहाँ पे अवेलेबल है. लेकिन वो अभी इस वक्त उस क्वांटिटी में नहीं है जिस क्वांटिटी में पहले कभी लगा करता था. हालेजी पे, करली पे, छतोचंद और इस तरीके की बहुत सारी जगह हैं, आपगोट, टापगोट. और अब वो जगहों पे वो मछलियाँ और ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं. अगर तो आप लोगों ने फ़िशिंग स्टार्ट लेनी है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फ़्रेश वाटर की स्पेशली तो आप लोगों को हब डैम जाना चाहिए. और अगर आप लोगों को वैसे समंदर के हवाले से करनी है तो मेरा कहना ये है बिगनर्स के लिए कि वो मैंग्रोव से फ़िशिंग स्टार्ट करें. क्योंकि ओपन सी में जाने के बाद उन लोगों को जो है वो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस भी फ़ेस करने पड़ सकते हैं. तो बेहतर ये है कि वो पहले अपनी मैंग्रोव से स्टार्ट लें, मैंग्रोव्स में जाएं. मैंग्रोव्स में पहले उधर से अवेयर हो जाएंगे यार किस तरीके से हम लोगों को वो करना है, वहाँ पे फ़िशिंग करें. वहाँ से फिर उसके बाद आप ओपन सी के अंदर आएँ. इसके अलावा पहले डायरेक्ट ओपन सी में ना जाएं. बिगनर्स को मैं कम से कम ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर वो तो पहले चले जाते हैं ओपन सी में तो उन लोगों के लिए तकलीफ़ दे हमारा ये होगा कि जी उनको वॉमिट भी हो सकती है, सी सिकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो वो मैंग्रोव से भी डरेंगे जाने से. तो पहले उनको चाहिए कि मैंग्रोव्स को जाके खेल लें, फिर उसके बाद ओपन सी में जाएं किसी एक्सपर्ट के साथ. अच्छा बिलाल भाई, आप मुझे और व्यूवर्स को ये बताएं कि जवार और बांग, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, इसमें मछली जो है वो किस तरीके से जो है बाइट करती है, इसमें कौन सा एटमॉस्फेयर, इसमें जो पानी का जो ये वेदर कहलाता है, तो इस कौन से वेदर में जो है मछली के शिकार के लिए जाना चाहिए
किनारे पे और डीप सी में या मैंग्रोव्स में, तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो व्यूवर्स को गाइड करिए। देखें, इसका जो इम्पैक्ट है ना, क्या नाम है, जवार का और बांग का, ये सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स में डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि जो मैंग्रोव्स है उधर का एक तो पानी भी कम है, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मट्टी वाला पानी हो जाता है जवार के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जब पानी की रनिंग तेज़ होती है तो वो पानी पूरा मट्टी वाला हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है मछली की स्ट्राइक रेशो कम हो जाती है। तो आपको उसके लिए वहाँ पे बांग को मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्या नाम है, मैंग्रोव्स में। ओपन सी में ना बांग का मसला है ना जवार का मसला है, लेकिन ओपन सी के अंदर जवार का गेम बहुत अच्छा होता है, और रनिंग पानी के अंदर जिसमें हल्की रनिंग हो पानी में, तो उसमें गेम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ओपन सी के अंदर, बनिस्बत इसके कि पानी बिल्कुल समर हो जाए और बिल्कुल ढीला पानी हो, उसके अंदर मछली अच्छा नहीं खाता। बांग में मतलब जैसे हम बांग का पानी होता है, बांग में पानी रनिंग ख़त्म हो जाती है, तो ओपन सी के अंदर इतनी अच्छी स्ट्राइक रेशो नहीं मिलती जितनी अच्छी स्ट्राइक रेशो आपको जवार में मिलती है। और किनारे पे जो है वो बांग में अच्छा रहता है या फिर जवार में? देखिए, किनारा पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि जी आप मैंग्रोव्स में खेल रहे हैं या ओपन सी में खेल रहे हैं। नहीं, जैसे कि दो दरिया है, इसके अलावा जो है जैसे अपना नहीं, गडानी है, जैसे ये किनारे हैं, तो इन पे भी लोग फिशिंग करने जाते हैं। जी इन जगहों पे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, उधर बस लो टाइड और हाई टाइड का वो है सिलसिला, के जब आप देख लें चढ़ाव चढ़ रहा है तब आपने वो कर लिया, और जब उतार है तब आपने देख लिया, उस हिसाब से आपको वहाँ पे वो फ़िशिंग। वैसे भी किनारे की यही है कि आपने जब चढ़ाव पानी शुरू होता है तो आधे चढ़ाव के बाद गेम शुरू हो जाता है, और देन फिर समर पानी होता है, समर के बाद जब वापस होता है पानी तो फिर उसके बाद गेम उसमें मतलब कम हो जाता है। तो ये है कि किनारे की फ़िशिंग कोई इतनी ख़ास है भी नहीं पाकिस्तान में। उसकी मेन वजह आप लोगों को पता है, इलीगल नेटिंग है और दसियों चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मछली इतनी क्वांटिटी में नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, हमारा व्यूअर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि पाकिस्तान में या कराची में स्पेशली हमारी कौन कौन से टाइप की हम लोग फ़िशिंग कर सकते हैं, और कोई स्पेशल मंथ्स होते हैं जिनमें फ़िशिंग होती है, या कोई एक ही तरह की फ़िशिंग होती है, या सारे मंथ में एक जैसी फ़िशिंग होती है? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है न्यू एंगलर्स में कि कौन सी फ़िशिंग जो है वो किस मंथ में हो रही है और किस टाइप की फ़िशिंग हो रही है। तो ये थोड़ा बताएं इस हवाले से। दरअसल इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि जिस तरीके से कि आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हम लोगों को फ़िशिंग नहीं करनी चाहिए समंदर के अंदर, क्योंकि उनका मोस्टली फ़िशेस का जो है वो ये ब्रीडिंग सीज़न होता है। और हम लोग जो ओपन का यूज़ करते हैं, जैसे कि अब हम सितंबर में आ जाते हैं, तो सितंबर के अंदर हमारे लिए ये है कि हम लोग ट्रॉलिंग कर सकते हैं ओपन सी में। मैंग्रोव्स में तो आप 12 महीने कभी भी फ़िशिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको वो ब्रीडिंग सीज़न में उसको हम टारगेट ना करें तो बेहतर है। अव्वल तो ये कि जो आपको हैंड लाइन से आप लोग फ़िशिंग करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को मसला नहीं है, ये सबसे ज़्यादा नेटिंग के ऊपर प्रॉब्लम आती है। जब आप उसको छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ लेते हैं तो वो फिर ब्रीड जो है वो उसकी बढ़ती नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे मुल्क के जितने भी बड़े वो हैं जो इससे रिलेटेड हैं फ़िशरी से, और इनसे उनको चाहिए कि इन 4 महीनों में हमारे ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, फ़िशिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे जो आने वाली हमारी नस्लें उनको कम से कम कुछ तो मिले देखने को अव्वल, वरना ये चीज़ हम लोगों की आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे। जो बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो आप देख लें अभी ख़त्म होती जा रही हैं, जैसी दांद है, एक दांद का एक सीज़न हुआ करता था कि ये बहुत ज़्यादा आया करता था, अब वही दांद है आपके सामने, सालों में किसी एक को एक आध दफ़ा लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ नहीं लगता। इस तरीके से मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं। अब आ जाती है बात, ये कौन से मन में किस मछली को टारगेट किया जाए। तो देखिए, जैसे कि अब हम ओपन सी में आ जाते हैं, तो ओपन सी के अंदर सितंबर से लेके दिसंबर तक जो है आप लोग इसमें मुख्तलिफ़ वो आते रहते हैं उतार चढ़ाव। तो सितंबर से अक्टूबर तक आप जो है ट्रॉलिंग कर सकते हैं। अव्वल तो यहाँ पे अगस्त से खुल जाती है, लेकिन हमारा कहना ये है कि आप जो है ज़्यादा बेहतर आप सितंबर से लेके अक्टूबर तक करें फ़िशिंग, मतलब ट्रॉलिंग कर लें, तो उसमें आपको बहुत अच्छा गेम होगा। दैन फिर आपके बाद ये मछली नीचे बैठना शुरू हो जाती है। अक्टूबर के बाद से जैसे ही ठंड आना शुरू होती है तो ये मछली नीचे बैठना शुरू हो जाती है, तो फिर हैंडलाइन फ़िशिंग शुरू हो जाती है। फिर हैंडलाइन फ़िशिंग के अंदर तो आपके पास पूरे आगे 8-9 महीने मिलते हैं आपको, 8 महीने कम से कम, जिसके अंदर आप लोग हैंडलाइन फ़िशिंग कर सकते हैं, नाइट बॉटम कर सकते हैं, डे बॉटम कर सकते हैं।
वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा, अब आ जाते हैं जी, हम लोगों को मछली को टारगेट करना है, तो हम लोग जिस तरीके से ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कोई भी मछली को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, उसके पसंद के लूर्स यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनके पसंदीदा लूर्स हैं, जैसे सुरमई है जिसको हम मैकरल कहते हैं, उसके लिए ब्लू मतलब हम लोग क्रूम जो है वो ज़्यादा शौक से वो उसको बाइट करता है। इसी तरीके से पिंक है, वो उसको घिस्सर और वो कोबिया ज़्यादा शौक से वो करता है। तो हम ये उनको टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते कि जी इसको वही मछली उठाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई कहता है जी मैं उसको मछली को फला मछली को टारगेट करना है, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि मछली को टारगेट आप करते हैं, ज़रूर करते हैं, उसके हिसाब से बेट लगाते हैं, लेकिन नीचे आपको नहीं पता कि कौन सी मछली उस पर बाइट कर सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रॉलिंग का बताया कि जी सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग, अमूमन लोग यहाँ पे अगस्त से शुरू कर देते हैं ट्रॉलिंग, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम लोग इतना रिस्क ना लें, क्योंकि उस वक्त समंदर बहुत रफ़ होता है। और कोशिश करें कि जी सितंबर से स्टार्ट ले लिए जाए और अक्टूबर के मिड या एंड तक आप ट्रॉलिंग करें, और नवंबर से जो है आप लोग तारू स्टार्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। उस वक्त तक ठंड आना शुरू हो जाती है। कोशिश करेंगे मौसम ठंडा हो, ओस गिरना शुरू हो जाए, तो वो उसके लिए बड़ा आइडियल वेदर होता है। और फरवरी तक ये चलता है तारू का वेदर। बहुत से लोग हम जैसे जो वो हैं इसके धरती हम कहेंगे इसको, हम लोग तो अप्रैल तक, मार्च तक भी चले जाते हैं इसके अंदर। फिर मार्च ये है कि 15 मार्च से जो है हम इसको उस पर ऑनवर्ड उस पर आ जाते हैं ट्रॉलिंग के ऊपर। फिर मई तक ट्रॉलिंग चलती है, लेकिन ये है कि उसके अंदर आपको ट्रॉलिंग का सीज़न ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपको तारू के बहुत कम महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। मार्च तक खींच जाता है जब ठंड ज़्यादा हो। जैसे इस ईयर ठंड ज़्यादा थी, लेकिन वेदर उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से होना चाहिए था तारू का, तो ये मार्च तक चल जाता है, 15 मार्च तक मिल जाता है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है। ट्रॉलिंग आप मई तक कर सकते हैं, और उसके मई के मिड तक आप ट्रॉलिंग करें, उसके बाद आप उसको पैक कर दें, अपना टैकल्स को सर्विस करें और रख दें। अच्छा बिलाल भाई, आप जो है वो व्यूवर्स को ये बताएं कि किमाड़ी, अब्दुल रहमान गोट, सुनहरा, मुबारक, यहाँ से जाने में जो है वो आपको क्या बेनिफिट है? मछली के साइज़ का बेनिफिट मिलता है, या फिर जो है वो आप की जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस आप बढ़ता जाते हैं, जैसे किमाड़ी से जा रहे हैं या फिर अब्दुल रहमान से जा रहे हैं, मुबारक से, सुनहरा से, तो इसमें जो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा जब भी जो है लोग जा रहे होते हैं। तो आप वो बताएं व्यूवर्स को कि ऐसा क्या है इसमें। देखिए, किमाड़ी से जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा 1 घंटे से 1.5 घंटे की सेलिंग करते हैं। इतने नियर में आपको, इतने नियरेस्ट उसमें कोई स्पॉट फिशिंग स्पॉट मेरी नज़र में नहीं है जहाँ पे आप बिग फ़िश को टारगेट कर सकें, लाइक 10+ kg और 5+ kg फ़िश को। अब्दुल रहमान गोट से फिर भी अलबत्ता लग जाती है मछली, लेकिन अब्दुल रहमान गोट में साइज़ अच्छा लग जाता है, जैसे 1-1.5 किलो 2 किलो तक का भी मछली वहाँ पे मिल जाता है। और किमाड़ी पे इतना आसानी से इतना बड़ा साइज़ नहीं लगता है, इससे छोटा ही साइज़ लगता है वहाँ पे। अब हम सुनहरा को और मुबारक से क्यों उधर जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे एक तो नाइट बॉटम होता है। नाइट बॉटम के अंदर मछली अमूमन हमें बड़ी लगती है, क्योंकि वहाँ पे चारा जमा हो जाता है आपके करीब करीब, जब आप सराउंडिंग में जब आप लाइट्स ऑन करते हैं अपनी बोट में जनरेटर से, तो उसको जब आप वो चारा आपकी बोट के करीब आता है तो उसके पीछे बड़ी मछली भी आती है। अब डे बॉटम में बड़ी मछली बहुत कम, शादिर और नादिर लगती है। डे बॉटम की बात कर रहा हूँ, ट्रॉलिंग की बात नहीं कर रहा, तारू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों काम दिन में ही होते हैं और इसमें बड़े से बड़ी मछली भी आती है। लेकिन हैंडलाइन बॉटम जिसको हम लोग कहते हैं बॉटम फिशिंग, उसके अंदर बड़ी मछली दिन में नहीं आती। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे शादिर और नादिर लग जाती है, वरना उसके लिए फिर आपको बहुत आगे सेलिंग करके जाना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे। और माड़ा और वगैरह की तरफ या K4 की तरफ, इन जगहों पे आप जाएं तो शायद आप लोगों को जो है इंशाल्लाह ताला दिन में भी बड़ी मछली लग सकती है। लेकिन नियरेस्ट अगर आप 2-3 घंटे की सेलिंग करें तो उसमें बड़ा दाना मुश्किल से लगता है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा जो है वो नेक्स्ट सवाल ये है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट फ्रेश वाटर से किया था जिस तरह आपने स्टार्ट फ्रेश वाटर से किया था। अरे वाह, माशाल्लाह। और मैं भी उसी तरीके से वाले साहब के साथ जाता था। तो अब मुझे ये बताएं कि फ्रेश वाटर में भी यही चीज़ होती है कि हम किसी स्पेसिफिक टारगेट स्पीशी को किस तरीके से टारगेट करते हैं, उसके कोई ख़ास महीने हैं, कोई ख़ास चारा है, तो उस हवाले से बताएं। और कौन कौन सी मछलियां हम यहाँ कराची सिंध में जो है वो टारगेट करते हैं, और उसके लिए क्या मेथड हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि हम उस मछली को जो है वो पकड़ सकें।
अब जैसे कि आपने पूछा, देखें इसमें एक कार्प फिशिंग है, कार्प जिसमें रहू, थैला, मुराखी, ग्रास और इस तरीके की जितने भी नारायण है, गुलफाम है, ये मछलियाँ आ जाती हैं। इनके लिए हम लोगों को देखिए चरई बनानी पड़ती है। उसमें 8 से 9 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे वो चरई बनती है। और हम उसका मेथड ये होता है जी, हमने वो चरई बना के कम से कम भी अपने पॉइंट पे 4 से 5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले हमने उसको पानी में डाल दिया जाता है ताकि मछली एक जगह पे जमा हो। और उसमें हम एक असार रेमन के नाम से चीज़ आती है जिससे उसको मछली को मोशन लग जाते हैं। अच्छा, रोहू मछली थोड़ी सी लालची होती है इटसेल्फ जो है, तो वो क्या होता है, जहाँ उसको वो बेट मिलता है वो जगह वो छोड़ती नहीं है। तो जब उसको मोशन लगते हैं तो वो उस जगह पे वो रुकी रहती है क्योंकि उसको वहाँ पे खाना मिला होता है। तो वो एक जगह पे जब जमा हो जाती है तो फिर हम लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग अपनी या तो चरई की या आटे की या जिसकी भी आप, बहुत से लोग डबल रोटी को गूंद के उसका आटा बना लेते हैं, बहुत से लोग उसको आटा नॉर्मल गूंद के उसका बॉईल करके बना लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर इसका वो बेट तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से गोश्तखोर मछलियाँ हैं, गोश्तखोर मछलियों में आ जाती है मल्ली, आ जाती है आपकी, या खग्गा आ जाता है, ये आपका स्नेक हेड आ जाता है। इनको टारगेट करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग मल्ली को टारगेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग केचुए भी लगाते हैं, मुर्गी के आंतें भी यूज़ करते हैं। सॉल के लिए स्पेशली हम लोग मेंढक और वो यूज़ करते हैं। मेंढक मैं किसी वजह से यूज़ नहीं करता क्योंकि उसको यूज़ करना गुनाह है, इस वजह से मैं मेंढक यूज़ नहीं करता। तो मैं मुर्गी के दिल यूज़ करता हूँ। तो मुर्गी के दिल हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, क्या नाम है, स्नेक हेड के लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसके कौन से अच्छे महीने हैं जिसके अंदर ये स्पीशीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये गर्मियों के अंदर ज़्यादा बेहतर है फ्रेश वाटर का गेम एज़ कम्पेयर टू, अगर आप समंदर में देखें तो समंदर में ओपन सी में आप देखें वर्म बन जाता है, गर्मी में बहुत तेज़ हवा चलने लगती है जिसकी वजह से आपका जाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में आप बड़ी से बड़ी मछली आप वहाँ से कैच कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ये उल्टा हो जाता है, फ्रेश वाटर में बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं मिलती है और बहुत कम मछली जो है जो उसको बाइट करती हैं चारे को। तो इस वजह से उनका जो मेन मंथ्स हैं वो आपके समझ लें मई से शुरू हो जाए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप चले जाएँ, अक्टूबर तक चले जाएँ, जब तक गर्मी आपको मिल रही है, भरपूर गर्मी मिल रही है, भरपूर आपको शिकार मिलेगा फ्रेश वाटर में।